नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथियों, बात करेंगे आज के क्लास में बाल विकास शिक्षा शास्त्र प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। आज के प्रैक्टिस पेपर यह आपका 7 नंबर प्रैक्टिस पेपर है। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा प्रत्येक शिक्षक बंधु। और इस प्रैक्टिस पेपर पर संपूर्ण कंसेप्ट से जो है हम 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि की बात करेंगे। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और इसके पहले प्रैक्टिस पेपर जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसका आई बटन पे आपको लिंक दे दिया जाएगा। प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन पाने के लिए और आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करने के लिए। तो चलिए मित्रों, सभी शिक्षक बंधुओं, यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर को शुरुआत करते हैं। ध्यानपूर्वक इन 30 प्रश्नों को देखना है, समझना है और फीडबैक करना है। पहला प्रश्न है, किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यकता होती है। आपके मानसिक व्यायाम की आवश्यकता होती है, एक परीक्षण की आवश्यकता होती है, या एक वास्तविक शिक्षा के उद्देश्य की या शिक्षा द्वारा संवर्धन अधिगम की आवश्यकता होती है। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे मेरे सभी प्यारे मित्र शिक्षक बंधु। तो साथियों, किसी को उत्तम अधिगम प्रविधि में परिवर्तित करने के लिए सदैव किसकी आवश्यकता होती है? तो आप जानते हैं मानसिक व्यायाम की जो है सदैव आवश्यकता होती है। यहाँ पे पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। शोध रिपोर्ट लिखते समय शोधकर्ता को, देखिए जो शोधकर्ता होते हैं उनको शोध रिपोर्ट जो है लिखते समय जो है वाक्य के आरंभ में अंकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी शोध रिपोर्ट के अनुसार क्रम को वैज्ञानिक ढंग से लिखना चाहिए या शोध अध्ययन से मिलते जुलते शोध कार्यों के परिणाम से तुलना करनी चाहिए या उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं, समझते हैं कि शोध रिपोर्ट लिखते समय वाक्य के आरंभ में अंकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी शोध रिपोर्ट के उद्देश्यानुसार क्रम को वैज्ञानिक ढंग से लिखना चाहिए और शोध अध्ययन से मिलते जुलते शोध कार्यों के परिणाम से तुलना करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न है, मिरर ड्राइंग परीक्षण किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व मापन हेतु, अधिगम मापन हेतु, नैतिकता मापन हेतु या रेटिंग स्केल मापन हेतु प्रयुक्त होता है? मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, नीचे सभी फीडबैक करेंगे, अपना अपना स्कोर बताएंगे। तो मिरर ड्राइंग परीक्षण किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? हम बात करेंगे किसकी बात कर रहे हैं साथियों? हम बात कर रहे हैं नैतिकता की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं चौथे प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, शिक्षक शिक्षिका बनने पर मेरा प्रयास होगा कि प्रधानाचार्य मेरी रुचि के अनुकूल कार्य प्रदान करें, या प्रधानाचार्य मेरे विचारों को महत्व प्रदान करें, या प्रधानाचार्या मेरे यथोचित सम्मान करें, या हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी की कि समय समय पर प्राचार्य मुझे आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करें। तो साथियों, राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, शिक्षक शिक्षिका बनने पर मेरा प्रयास होगा। जब आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बंधु बनेंगे, शिक्षक शिक्षिका बनेंगे, तो आपका प्रयास क्या होना चाहिए? प्रधानाचार्या मेरी रुचि के अनुकूल कार्य प्रदान करें। जो आपकी रुचि हो उसके अनुसार कार्य प्रदान करें। जैसे किसी को खेल का दे दिया जाता है, किसी को ऑफिस का वर्क दे दिया जाता है एडिशनल पर, तो उसके जो रुचि हो, अगर खेल में उस शिक्षक की रुचि है शिक्षिका की, तो उसको खेल के प्रति देना चाहिए, प्रोजेक्ट पर देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला पांचवा प्रश्न है, भारत का सबसे साक्षर प्रदेश कौन सा है? पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल राज्य की बात करेंगे। तो भारत का सबसे साक्षर प्रदेश की बात करेंगे, सभी कमेंट कीजिएगा। तो भारत का सबसे साक्षर जो प्रदेश होता है, सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? केरल राज्य की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
साथियों अगला प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि एक विद्यालय में प्रधानाचार्य को, आप लोग मान लीजिए प्रधानाचार्य हैं एक विद्यालय में, तो जो है एक पूर्ण स्वतंत्रता होती है प्रधानाचार्य को कि वह अपने निर्णयों को कठोरतापूर्वक विद्यालय में लागू करे। यह प्रधानाचार्य को चाहिए एक विद्यालय में कि जो भी निर्णय ले वह अध्यापक के साथ विचार विमर्श के उपरांत ही ले, या वह शिक्षक की स्वतंत्रता में बाधा न डाले, वह सदैव शिक्षकों के हित में ही सोचे। देखिए एक प्रधानाचार्य का मुझे लग रहा है अपने अकॉर्डिंग अगर देखा जाए इस प्रश्न का जो उत्तर होना चाहिए कि जो भी निर्णय ले वह अध्यापक के साथ विचार विमर्श के उपरांत ही लेना चाहिए। ठीक है, विचार विमर्श जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सदैव शिक्षक के हित में नहीं है लिया जा सकता, क्योंकि बच्चों को भी देखना है और शिक्षकों की स्वतंत्रता में बाधा न डाले, ऐसा ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो बी ऑप्शन है, क्योंकि विद्यालय की बात कर रहे हैं, तो चाहिए कि जो भी निर्णय ले वह अध्यापक के साथ विचार विमर्श करके उपरांत ही लेना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं सातवां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। विभिन्न राज्यों में से विज्ञान के प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए जिस परीक्षा का आयोजन किया जाता है उसे नेट परीक्षा कहते हैं, स्लॉट परीक्षा कहते हैं, एटीएस परीक्षा कहते हैं, या गणित ओलंपियाड परीक्षा कहते हैं। देखिए विभिन्न राज्यों की बात कर रहे हैं, सभी ध्यानपूर्वक प्रश्न को समझिएगा। विभिन्न राज्यों से विज्ञान के प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए जिस परीक्षा का आयोजन किया जाता है वह परीक्षा हमारा कौन सा है साथियों, आपका हो जाएगा, किसकी बात कर रहे हैं, एसटीएस परीक्षा की बात करेंगे। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से प्रश्न को समझ पा रहे होंगे और फीडबैक भी कर पा रहे होंगे, और अपना स्कोर 30 में से इस प्रैक्टिस पेपर पर आपके स्कोर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो चलिए बात करते हैं साथियों, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। जो अनौपचारिक शिक्षा होती है उसकी व्यवस्था 6 से 11 वर्ष के बालकों के लिए की गई है, 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों के लिए की गई है, 15 से 35 के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुत ही सिंपल साधारण आसान सा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कि अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था जो है किसके लिए की गई है, तो आप जानते हैं किसके लिए की गई है, हम बात कर रहे हैं साथियों 9 से 14 वर्ष के बालकों के लिए की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न है, यह आपके वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न पूछा जा रहा है। आइए समझ लेते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। महात्मा गांधी ने जिस शिक्षा व्यवस्था का समर्थन किया है वह बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है, मनोविज्ञान आधारित शिक्षा कहलाती है, या मूलभूत शिक्षा कहलाती है, या कार्योन्मुखी शिक्षा कहलाती है। तो कौन शिक्षा कहला जाएगी, मूलभूत शिक्षा की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, किसी काल में नालंदा शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, वैदिक काल में, बौद्धिक काल में, मुगल काल में, ब्रिटिश काल में। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक कीजिएगा। तो इस प्रश्न का हमारा फीडबैक राइट आंसर क्या होगा, किस काल में नालंदा शिक्षा महत्वपूर्ण केंद्र था, वह है बौद्ध काल। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, आपके विचार से एक योग प्रधानाचार्य में से निम्न में से किस गुण का होना आवश्यक होगा। अपने विचार से कि वह उच्च अधिकारियों तथा प्रबंधन तंत्र से जुड़े व्यक्तियों को प्रसन्न रखे, समय समय पर अध्यापक अभिभावक सम्मेलन आयोजित करे एवं विद्यालय के गुणात्मक विकास हेतु सुझाव आमंत्रित करे, या अपने कार्य में दक्ष होना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका विचार प्रकट करना है कि एक योग प्रधानाचार्य जो है क्या क्या गुण होना चाहिए, सभी कमेंट कीजिएगा। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा, समय समय पर अध्यापक अभिभावक सम्मेलन आयोजित करें एवं विद्यालय के गुणात्मक विकास हेतु सुझाव जो है आमंत्रित करें। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका जो भी कमेंट हो, आपका जो भी फीडबैक हो, अपना अपना कमेंट, अपना अपना स्कोर अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा जा रहा है। आपकी कक्षा में सुंदर किशोरी पढ़ती है तो अध्यापक के रूप में आप उसके साथ व्यवहार करेंगे, सामान्य व्यवहार करेंगे, निष्पक्ष करेंगे, अच्छा करेंगे, या अपनी ओर आकर्षित करेंगे। देखिए सुंदरता को हमेशा
एक सम्मान मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और ऐसा कभी नेगेटिविटी होती है तो ये प्रश्न बहुत ही एक डेवलप प्रश्न कह सकते हैं, संभावित प्रश्न कह सकते हैं। अगर मॉडरेट प्रश्न आएगा तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। तो आपकी कक्षा में सुंदर किशोरी पढ़ती है तो अध्यापक के रूप में आप उसके साथ कैसे व्यवहार करेंगे? निष्पक्ष व्यवहार करेंगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आपकी कक्षा में 2-4 गुंडे प्रकार के छात्र हैं, तो अध्यापक के रूप में जो है आप उनके साथ संबंध कैसे रखेंगे? बहुत घनिष्ठ रखेंगे, या कह सकते हैं समान रखेंगे, सुधारात्मक रखेंगे, या विद्वेषपूर्ण रखेंगे? तो आपकी कक्षा में ऐसा होता है नॉर्मल तौर पर 2-4 गुंडे प्रकार के छात्र हैं, तो अध्यापक के रूप में जो आपको कार्य करना चाहिए या उनके साथ जो संबंध रखना चाहिए वह किस प्रकार का रखना चाहिए? वह एक सुधारात्मक रूप पर रखना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अध्यापक तथा छात्रों के मध्य मधुर अंतः व्यक्तित्व संबंध छात्रों की शैक्षिक निष्पत्तियों को प्रभावित करते हैं। बात कर रहे हैं अनुकूल दिशा में, प्रतिकूल दिशा में, किसी तरह से नहीं या कभी भी नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। तो अध्यापक तथा छात्रों के मध्य मधुर अंतः व्यक्तित्व संबंध छात्रों के शैक्षिक निष्पत्तियों को क्या करते हैं? अनुकूल दिशा में करते हैं। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका जो भी कमेंट हो, फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। साथियों अगला प्रश्न है, अध्यापक के रूप में आप विद्यालय में काफ़ी शोर करते हैं, क्योंकि प्रधानाध्यापक के आप अत्यधिक प्रिय हैं, या आपके पास बहुत ट्यूशन है, या आपकी कोई नहीं सुनता है, या प्रधानाध्यापक आपकी ओर ध्यान नहीं देते। कहते हैं ना, हेलो बच्चों इधर देखो, ऐसा बोलते हैं ना ऊंची आवाज़ में। मतलब क्या होगा? आपकी कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए आप ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। बोलते हैं ना, ए बच्चों इधर ध्यान दो, ठीक है बच्चों इधर ध्यान दो, ऐसा कुछ बोलते हैं हम कक्षा में। तो इसका मतलब यही होता है कि बच्चे क्या आपकी सुनते नहीं। तो इसका हमारा तात्पर्य हो जाएगा कि अध्यापक के रूप में आप विद्यालय में काफ़ी शोर करते हैं, क्योंकि आपकी कोई नहीं सुन रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन हो आप लोग फीडबैक कर सकते हैं। प्रत्येक शिक्षक बंधु का, प्रत्येक भाई बहन का, गृहिणी का, जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी का फीडबैक कमेंट सर्वमान्य है, सर्वोपरि है। 15 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 15 प्रश्न और करेंगे। टोटल 30 प्रश्न करेंगे, क्योंकि 30 में से 28 नंबर लाना ही लाना है। और सिलेक्शन पाना तो मैं बता देता हूं साथियों, 2 सब्जेक्ट में 25 से लेके या 28 नंबर आपको लाना ही लाना पड़ेगा। 25 प्लस आपको 2 सब्जेक्ट में करना ही स्कोर है। ठीक है, 26, 27, 28, 29 या 30 में 30 कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है, और इसके बाद 22 से लेके 23 तक के बीच में इनमें आपका एक सब्जेक्ट पर आना बहुत ही ज़रूरी है। तो 3 सब्जेक्ट ये हो गए। अगर आप 2 में 20, 19, 20 भी आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप मान लीजिए एक में 27 आ गया, एक में 28 आ गया, एक में 23 आ गया, ठीक है, एक में 20 आ गया। अब देखिए कितना हो रहा है, 4 सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, 7 3 10 8 1 18 हो गया, 2 4 98 हो जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 20 से 21 नंबर एक विषय में, और 20 से नीचे नहीं आना है गाड़ी, 20 से नीचे गाड़ी बिल्कुल नहीं आना है। तो अगर 20 और हम ला लेते हैं तो हमारा 118 हो जाता है। तो लगभग 120 के आसपास ये पासिंग मार्क बता रहे हैं। ठीक है, सिलेक्शन यहाँ पर भी श्योर प्योर नहीं हो सकता आपका, इतना आ गया कि सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन 125 प्लस में श्योर एंड प्योर होगा, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न की। तो एक श्रेष्ठ अध्यापक वही होगा, देखिए मान लीजिए बहुत सारे शिक्षक बंद मानते हैं मैं एक श्रेष्ठ अध्यापक हूँ, तो ये जान लीजिए अगर आप श्रेष्ठ अध्यापक हैं तो आप विद्यार्थियों में सर्वप्रिय हैं, अपने साथी अध्यापकों से में प्रिय हैं, प्रधानाचार्य का प्रिय है, ये छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न है। देखिए साथियों, अगर आप एक श्रेष्ठ अध्यापक हैं इसका तात्पर्य होता है कि छात्रों के सर्वांगीण विकास में आप लोग संलग्न हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, 17वां प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। श्रेष्ठ अध्यापक गण अपना सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं राजनीति में, व्यतीत करते हैं ट्यूशन करने अथवा कोचिंग संस्थाओं के संचालन में, ज्ञानार्जन में, या अपने साथी अध्यापकों के साथ गपशप करने में करते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। तो श्रेष्ठ अध्यापक गण अपना सर्वाधिक समय जो व्यतीत करते हैं साथियों, वह ज्ञानार्जन में करते हैं, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।
साथियों, एग्जाम फतेह करना है तो प्रत्येक क्लास के सेशन का, प्रत्येक क्वेश्चन का फीडबैक इंपॉर्टेंट है और आपका स्कोर यह तय करता है कि आपकी प्रिपरेशन की जो नीड है, ठीक है, जो गहराई है, वह कहाँ तक हो चुकी है। अगला प्रश्न है, अध्यापक व्यवसाय ही ऐसा है या अध्यापक व्यवसाय ही ऐसा व्यवसाय है जिसमें व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, आराम अधिक है, व्यक्ति आदर्शवादी बनता है, व्यक्ति अभिभावकों के साथ या अभिभावकों से श्रेष्ठ संबंध बनाने में सक्षम होता है। तो आप जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं कि एक अध्यापक व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो व्यक्ति की सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। और एक आपको खबर मिली होगी शायद, पन्ना जिले की बात करेंगे। एक अध्यापक है जो रिटायरमेंट हुए हैं, उन्होंने साथियों 40 लाख रुपए, जी हाँ 40 लाख रुपए गरीब बच्चों को जो उनका पीएफ डीएफ कटता था, उन्होंने दान कर दिया है। जी हाँ, अपने जीवन की जो उन्होंने पीएफ कटता है पैसा, बाकी उसकी जो सैलरी तो उनकी थी, बाकी पेंशन मिलेगा, लेकिन 40 लाख रुपए उन्होंने बच्चों पर दान दिया। ये अध्यापक ही कर सकते हैं, बाकी नेता वगैरह तो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एक अध्यापक तौर पर ही करते हैं। और एक मांग है जो हमारे बात करेंगे अध्यापक के, जिन्होंने पेंशन बंद कर दिया गया शिक्षकों के लिए, तो ये एक बहुत ही विडंबना हम मान सकते हैं, ठीक है। इस पर गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, समझना चाहिए। चलिए, हम ज़्यादा पॉलिटिक्स की बातें नहीं करते हैं, आइए तैयारी की बात करेंगे, प्रश्न की बात करेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की, कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान बनाए रखने के लिए निम्न में से सर्वाधिक अच्छी विधि है। विद्यार्थियों के बार बार कहा जाए कि वह ध्यान न दें, यह ज्ञात करना कि वह क्या कर रहे हैं, छात्रों की हंसी उड़ाया जाए या पाठ को अधिक रोचक बनाया जाए। सभी कमेंट कीजिएगा। तो कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान बनाए रखने के लिए निम्न में से सर्वाधिक अच्छी जो विधि कहलाती है साथियों, वह पाठ को अधिक रोचक बनाया जाए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राय शिक्षण व्यवसाय में वे ही व्यक्ति आते हैं जो धार्मिक आस्था से युक्त होते हैं, जिनकी शैक्षिक उपलब्धि औसत होती है, जिनकी आस्था शिक्षण कार्य में होती है, ये संचित विचारों के लिए होती है। तो प्राय शिक्षण व्यवसाय वे ही व्यक्ति आते हैं जो जिनकी आस्था शिक्षण कार्य में होती है, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय तभी उत्पन्न या उन्नत हो सकता है जब शिक्षक सृजनात्मक विधियों से पढ़ाया जाए, वेतन योग्यता अनुसार मिले, शिक्षक स्वयं नए प्रयोग करे और नई विधियां निकाले, या जिसके सामने शांतिपूर्ण पढ़ते रहें। देखिए, अभी एक लॉकडाउन में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जो मैडम जी पढ़ा रही थी, ठीक है, अपने उंगलियों को, जो ये हाथ के जो आपके फिंगर हैं, ठीक है, जिनमें अगर हम ऐसे बनाने की कोशिश करें, एक हथेली हो गई, इनमें से आपके जो 5 फिंगर होते हैं, उन्होंने उंगली पर एक टेबल पढ़ाया था। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, आपने शायद वो न्यूज पढ़ा भी होगा। शिक्षण व्यवसाय तभी उत्पन्न हो सकता है जब शिक्षक स्वयं नए प्रयोग करे और नई विधियां निकाले। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों में रटने की आदत कम करने हेतु आप सुझाव देना चाहिए। आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और अक्सर देखते हैं छात्रों में रटने की आदत हो जाती है, तो ये आदत को कम करने हेतु आप क्या सुझाव देंगे? मूल्यांकन में परिवर्तन कर, परीक्षा विधि में अपनाकर, शिक्षण विधि में परिवर्तन लाकर, या छात्रों में रुचि परिवर्तन करके? सभी कमेंट कीजिएगा। तो साथियों, छात्रों में रटने की आदत को कम करने हेतु आप जो सुझाव देंगे वह शिक्षण विधि में परिवर्तन करने का सुझाव देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। समय समय पर शिक्षा अधिकारियों द्वारा स्कूल का निरीक्षण होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्कूलों में स्वस्थ वातावरण बनाने की ओर ध्यान दिया जाता है, सफाई हो जाती है और सब काम पूरे हो जाते हैं। यह निरीक्षण के भय से कुछ न कुछ अच्छे काम होते रहते हैं। ये स्कूल में अनुशासन बना रहता है, यह उपयुक्त सभी। तो देखिए, एक हिसाब से देखा जाए समय पर हमारी जो भारत देश की विडंबना है कि जब कुछ हमारे ऊपर आदेश होता है या गवर्नमेंट की कुछ होती है, तब ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे स्कूल में स्वस्थ वातावरण बनने, जैसे पता चलता है यार कोई डीएम आ रहा है चेक करने, स्कूल को चेक करने, तो क्या करते हैं सब हम लोग, साफ सफाई पर आसपास की सब काम पूरा हो जाता है फटाफट। या निरीक्षण के भय से कुछ अच्छे काम भी हो जाते हैं कि निरीक्षण करने आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। यह स्कूल में अनुशासन भी बना रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सही होना चाहिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके अकॉर्डिंग जो भी हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। कक्षा शिक्षण में छात्रों की सहभागिता जो है निर्भर करती है कक्षा गृह के आकर्षक होने पर, छात्रों में उत्साह लाने पर,
शिक्षण विधि पर या शिक्षण विधि की विद्वता पर निर्भर करती है। सभी कमेंट कीजिएगा, प्रत्येक भाई बहन, शिक्षक बंधु, गृहिणी। तो कक्षा शिक्षण में छात्रों की जो सहभागिता होती है वह साथियों किस पर निर्भर करती है? शिक्षण विधि पर निर्भर करती है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वन्य जीव पर एक पाठ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? किसकी बात कर रहे हैं? एक वन्य जीवन पर एक पाठ पढ़ाना है, तो उसके लिए जो शिक्षण सामग्री स्लाइड, चित्र, फिल्म या मॉडल होगी। देखिए, वन्य जीवन के बारे में पढ़ाना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा फिल्म की बात करेंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगी। वन्य जीवन संबंधित आप फिल्म दिखा दें, उससे क्या होगा, बच्चे अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। और आपके अकॉर्डिंग जो भी इस प्रश्न का उत्तर हो आप लोग अवश्य फीडबैक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। 25 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 5 प्रश्न और कंप्लीट करेंगे, इस प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीट करेंगे। साथियों, प्रधानाचार्य होने के नाते आप किस प्रकार की पत्रिका अपने विद्यालय के पुस्तकालय में नहीं मंगवाएंगे जिसमें अत्यधिक आकर्षक चित्र हो? बिल्कुल, पहला ही ऑप्शन हमारा निगेटिव दिया गया है, आकर्षक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आकर्षक हमें नहीं चाहना है, हमें क्या चाहना है? जिसमें नवीन प्रयोगों के विषय में जानकारी हो, जिसमें कारक तथा तथ्यों के संबंध में विवेचना हो, जिसमें समाजीकरण कल्याण संबंधी जानकारी हो। तो हमारा पहला ऑप्शन निगेटिव हो जाएगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही भी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि आपके विचार में विद्यार्थियों के विकास पर किन जीवनियों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है? वैज्ञानिकों का, शिक्षकों का, राजनीतिकों, महान विचारकों का? तो सभी लोग जानते हैं आपके विचार में विद्यार्थियों के विकास पर जो है किन जीवनियों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, वह है महान विचारकों का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए निम्न में महत्वपूर्ण है: समुदाय की संपन्नता, शिक्षक की शिक्षण कुशलता, शिक्षक की शैक्षिक योग्यता या प्रचार का सहयोग। सभी कमेंट कीजिएगा। तो शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की जो सफलता होती है वह महत्वपूर्ण होती है शिक्षक की शिक्षण कुशलता की बात करेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नांकित में से या निम्न में से शिक्षा का कौन सा निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है? संवेदनशीलता, सामाजिक कुशलता, दयालुता या प्रबंधन क्षमता की बात करेंगे। तो ऐसा शिक्षक का कौन सा निजी गुण है जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है? वह है सामाजिक कुशलता। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस पेपर बाल विकास प्रैक्टिस पेपर, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी प्रैक्टिस पेपर 7वें का 30वां प्रश्न है, यानी कह सकते हैं इस प्रैक्टिस पेपर का अंतिम प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जाता है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा या NCERT द्वारा। सभी कमेंट कीजिएगा। तो वर्तमान समय में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास किया जाता है वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये रहे आज के प्रैक्टिस पेपर के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। 30 में से जितने भी आप लोगों का फीडबैक हो नीचे कमेंट अवश्य करें और अपना अपना फीडबैक अवश्य करें। मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलता हूं अगले प्रैक्टिस पेपर पर, अगले प्रैक्टिस सेट पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।